हेलो। हेलो। और एक और एपिसोड में स्वागत है आपका। स्वागत है। इस बार है कविता कविता पे पे चर्चा, चर्चा। जिसमें बहुत समय हो गया था, बहुत टाइम हो हाँ, गया बहुत था। टाइम हो गया है। काफी टाइम बाद पहले मतलब हाँ ये कर रहे हैं। हम्म तो क्योंकि लास्ट शायद वो करा था परवीन शाकिर। परवीन शाकिर ही करा था। हाँ, और तब तो वो तो ऐसा था जब यहाँ आए थे। बिल्कुल नए नए थे, पहला महीना था हमारा। हाँ, काफी समय बाद हम आए हैं कविता पे चर्चा लेके, और इस बार हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं हम चीजों को, बहुत खींचतान के बजाय एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट सेट कर रहा है कि एक दो चीजें ही पढ़ेंगे और उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। हाँ, क्योंकि पहले क्या होता था, हमने बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं पहाड़ उठा लिया था हाँ। कि एक पूरे शहर का सब सारा मेजर काम, अब सभी मेजर काम है हाँ, और पॉसिबल नहीं है फिर कि 30-35 मिनट में निपटाया जा सके। तो फिर वो ऐसा होता था चोरी हो रही है, हम्म मतलब अवॉइड, मतलब हम हाँ, किसी तरीके से ठग रहे हैं उनसे। अगर 10 अच्छे शेर हैं तो फिर हम अपने हिसाब से 5 छांट लेते थे ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा हाँ, और गड़बड़ फिर है। हर किसी की अप्रिसिएशन बराबर नहीं हो पाती थी। हाँ, और कभी कभी लगता था हम जबरदस्ती शेर छाट रहे हैं, जबरदस्ती गजलें निकाल रहे हैं, जबकि जरूरत है ही नहीं वहाँ पे इतना। ट्रू। तो इस बार तो हमने थोड़ा सा चेंज करा है। क्या करा है? थोड़ा छोटा करेंगे और दो नज्म, दो गजल, कुछ भी है, एक नज्म या एक गजल पढ़ेंगे और उस पे ही बातचीत करेंगे, उसी को डायसेक्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। और अपना अपनी हाँ। चॉइस। इस बार हमने दूसरे को बताया नहीं हमारा एक्चुअली क्या है। हाँ, पहली बार ये यही डिस्क्लोज होगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, पहले तुम। हाँ, और हमारे ऑडियो जो पहले होते थे रिकॉर्ड, हाँ, उनमें पहले भी एक बार हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बीच बीच में रुक कर मतलब बताने से फ्लो टूट जाता है और फिर शब्दों का मतलब, हाँ, अल्फाजों का मतलब, और फिर खराब लगने लगता है ना। तो पढ़ेंगे, दो काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, एक बार में पढ़ लेंगे और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका मतलब हम स्क्रीन पे अगर हो सके तो दिखाएंगे, है ना। तो वो साथ साथ आप देख के वहां से समझ सकते हैं। और जो ऑडियो में सुनेंगे उनके लिए ऐसा कर लेंगे कि डिस्क्रिप्शन में हम हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, मुश्किल शब्दों या का। फिर बीच बीच में एक आध अगर बताया जा सके तो हाँ, बता भी देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो नज्म मेरी है, जो मैंने सेलेक्ट की है, वो है सुबह आजादी। फैज अहमद फैज की लिखी, फैज अहमद की लिखी हुई। फैज अहमद फैज इसलिए क्योंकि वो मतलब फैज उनका पेन नेम। हाँ, तो फैज अहमद फैज की लिखी हुई अगस्त 47 में फैज ने ये नज्म लिखी थी। और इसका बैकग्राउंड ये है कि सभी को पता है अगस्त 47 पार्टीशन का टाइम था, हिंदुस्तान बटा था, पाकिस्तान बना था। तो उस टाइम पे जब फैज भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, तो जो भी आसपास के घटनाक्रम उन्होंने देखे, जो भी अट्रोसिटी, हाँ, जो भी अट्रोसिटीज देखी, जो भी दुख, सब ये देखा, तो इसका जो असर हुआ ना उनके मन मस्तिष्क पे, उसको इस नज्म में उन्होंने सिंपल, बिल्कुल ये नज्म साफ है, जैसे होता है एकदम, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ खुद ही लिखा है, खुद ही कहा है। अच्छा, आपको बहुत दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो है बिल्कुल प्रत्यक्ष लिखा है। जैसे ऐसा है कि दूध में मक्खी पड़ जाए तो आपको लेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत खुद ही विजिबल है। हाँ, अच्छा, मतलब सब टेक्स्ट में इतना हेवी कुछ नहीं है। नहीं, जो टेक्स्ट है वही ऑलरेडी, वही मतलब है उसका। हाँ, वही मतलब है उसका। थोड़ा भारी है। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर। अब शहर जो है ना वो सुबह होता है, क्योंकि पहली लाइन में मैं बता रहा हूँ शहर सुबह। तो ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गमे दिल। जवान लहू की पुर असरार शाहराहों से चले थे यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े। दयारे हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से पुकारती रही बाहें, बदन बुलाते रहे। बहुत अजीज थी लेकिन रुखे शहर की लगन, बहुत करीब था हसीनाने नूर का दामन, सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। यहाँ आधी नज्म यहाँ तक है, उसके बाद थोड़ा सा पार्टीशन है, फिर पूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर कुछ है ना, एक हल्का फुल्का बातचीत इसके बारे में। ये शुरू होता है ऐसे कि दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर। तो शहर तो है, कहने को सुबह तो हुई है, एक नई सुबह हुई है,
पर ये जो उजाला है इसमें बहुत सारे धब्बे हैं, बहुत सारे दाग हैं। हाँ ये फ्रेश उजाला तो नहीं है, ये बहुत खूबसूरत सुबह तो नहीं है ना। तो शब गजीदा शहर, शब गजीदा अंधेरे का साया हो जिस सुबह पे, तो साफ कह रहे हैं कि वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं है ना। कि चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल नहीं मिली। आसमान में हाँ, कि फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना है गमे दिल, जो दर्द है दिल का वो कहीं तो खत्म होगा, स्ट्रगल कहीं तो खत्म होगा। हाँ, जो बोला गया था कि आजादी और फिर देखना, हाँ फिर बदलाव हो जाएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा। बहुत, अरे हाँ, पर हुआ तो नहीं, हाँ है ना। अच्छा, अगर मैं एक वो बताऊं, स्लाउ ज़िज़ेक जो है फिलोसोफर है, कभी भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। तो उनका ये आइडिया है, जो मतलब वो ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, ये जो शेर है ना लास्ट वाला, कि हमें जिसका सार हमने निकाला है कि ये हो गया है रेवोल्यूशन, ये हो गया है, पर ये अभी भी वो नहीं है जो हमें सपना बेचा गया था। तो वो भी यही कहते हैं कि what will you do on the next day of the revolution, रेवोल्यूशन के दूसरे दिन आप क्या करोगे। तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है कि रेवोल्यूशन के दूसरे दिन होता क्या है। सही बात। हाँ, तो आखिर में ये जो लाइन है ना कि चले थे यार, चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े, दयारे हुस्न की बेसब्र ख्वाब गाहों से, दयारे हुस्न टेरिटरी ऑफ ब्यूटी, ख्वाबगाह बेडरूम, तो दयारे हुस्न की बेसब्र ख्वाब गाहों से पुकारती रही बाहें बदन बुलाते रहे। तो ये सब कुछ था, पर फिर भी क्यों चले, क्या कारण था ये सब छोड़ के चलने का। हाँ, मतलब हम एक बेहतर जिंदगी छोड़ के इधर आए, तो क्या कारण है। अगली लाइन डिफाइन करती है कि बहुत अजीज थी लेकिन रुखे शहर की लगन। अरे वाह, सुबह की जो ख्वाहिश थी, जो सपना था ना सुबह का, वो इतना अजीज था ना कि ये सब छोड़ना भी मंजूर था उसके लिए। बहुत अच्छे। बहुत करी था हसीनाने नूर का दामन, सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। अब आगे है कि सुना है हो भी चुका है फिराके जुल्मतो नूर, सुना है हो भी चुका है विसाले मंजिलो गाम, बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, नशाते वस्ल हलालो अजाबे हिजर हराम, जिगर की आग नजर की उमंग दिल की जलन, किसी पे चाराए हिजरा का कुछ असर ही नहीं, कहां से आई निगारे सबा किधर को गई, अभी चरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानी ये शब में कमी नहीं आई, नजाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, चलते चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। बहुत अच्छे, यही खत्म होती है ये नज़म। हाँ, वैसे एंड बड़ा पॉजिटिव है। हाँ, कि अभी और है स्ट्रगल, अभी और मेहनत, अभी चलते रहो। हाँ, अभी और थोड़ा और करना है, कुछ और करना है, थोड़ा सा मेहनत और है, एक दिन आएगा। इस दूसरे वाले पार्ट का जो शुरू के 2 लाइन है ना, हाँ, तो क्या है कि सुना है कि हो भी चुका है फिर आके जुल्मतो नूर, मतलब सुनने में तो ये आ रहा है कि सुबह और रात, डार्कनेस और ब्राइटनेस के बीच सेपरेशन हो चुका है। अब बुराई और अच्छाई अलग अलग हो गए। सुना है हो भी चुका है फिर आके जुल्मतो नूर, सुना है हो भी चुका है विसाले मंजिलो गाम, मतलब हमारी जो मेहनत थी वो डेस्टिनेशन पे पहुंच भी चुकी है, ये सुनने को मिल रहा है, पर ये कहाँ हुआ है, कब हुआ ये, सिर्फ सुनने को ही मिल रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, कमाल। फिर कह रहे हैं कि जिगर की आग नजर की उमंग दिल की जलन, किसी पे चारा हिजरा का कुछ असर ही नहीं, चारा हिजरा क्योर फॉर सेपरेशन। अच्छा, तो ये जितने भी मरहम लगा रहे हैं, जितनी भी बातें कर रहे हैं, इन सबसे कुछ हो नहीं रहा है। ये जो दुख है ना जुदाई का, ये सेपरेशन ने जो दर्द दिया है, इसका कोई भी क्योर काम नहीं कर रहा है दरअसल। ये जो अब थोड़ा इस मतलब कविता के सॉरी नज़्म के उस बैकग्राउंड पे, तो कुछ क्या मौसम मतलब जिसे मैंने ये भी सुना है, पढ़ा है हमने कि फैज आर्मी में भी थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। उन्होंने कभी जंग नहीं लड़ी, पर वो वैसे थे, मतलब क्लरिकल जॉब पे थे। वो एक्चुअली में शायद इस चीज का हिसाब रखते थे कि कितने लोग मर गए हैं, और उनकी लाशों को इस लाशों का मतलब कुछ हिसाब किताब का काम था। तो वो जो उनके ब्रेन पे जो उसने टोल लिया है ना उस चीज का, वो
इसमें भी है कि देखा जाए, ये एक तरह से ये भी तो कह रहे हैं ना कि जब वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी गई थी ना, तो इसी आइडिया के साथ लड़ी गई थी। महात्मा गांधी ने भी यही बोला था। अल्फ्रेड हिचकॉक कह रहा हूं मैं, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे, जो इंडियंस को कहते थे कि दे विल मेक बेबीज लाइक रैबिट्स। अरे XYZ छोड़ो नाम। अरे नाम बहुत पॉपुलर, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, उसने भी ये बोला। वो अल्फ्रेड हिचकॉक, पता नहीं क्या नाम, क्योंकि वो दोनों थोड़े गोल मुंह के पुराने, तो उन वो, और ये कहते महात्मा गांधी और बहुत सारे पॉलिटिशियन अमेरिका में भी ये कहते थे कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हम जीत जाएंगे ना जर्मनी से, जब नाजी जर्मनी हार जाएगा, वर्ल्ड वॉर 2 हम जीत जाएंगे, तो फिर एक नया वर्ल्ड आएगा, एक बेहतर दुनिया बनेगी, जुल्म खत्म हो जाएगा। पर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तब ऐसा हुआ ही नहीं, जुल्म रहा। हमारा फिर भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था अंग्रेजों द्वारा, जबकि बोला गया था कि शायद आपको कुछ फायदा मिले इससे, आप हमारी सहायता करो। तभी महात्मा गांधी ने भी बोला था कि हमें पार्ट लेना चाहिए, पर ऐसा तो हमारे साथ हुआ ही नहीं। तो वो धोखा बिल्कुल हो सकता है, वो सब मिलजुल तो वो भी हो जहन में, और ये भी नया नया ताजा है। हाँ, क्योंकि 2-3 साल के स्पैन में सब हो गया, तो वो सब इसमें दिख रहा है। और जैसा कि शुरू में हमने कहा था कि बहुत मुश्किल नहीं, साफ है बिल्कुल, एकदम सीधा सीधा है जो भी। तो एक ये है। अब मैं अच्छा, तुमने बोला, अच्छा एक सेकंड, सॉरी इंटरप्ट। अभी मैं सुन रहा था जावेद साहब को, तो कह रहे थे कि पाकिस्तान में ना जब भी कोई सरकार आई, तो सारे सरकारों में एक बात कॉमन रही, कोई 5 साल नहीं टिका, ये भी कॉमन रही। एक और बात बहुत कॉमन रही, सबने आते ही सबसे पहले फैज को जेल में डाला। अच्छा, सारे सरकारों के अंदर एक बात थी कि भुट्टो वगैरह कोई भी कुर्सी पे आता था फैज को जेल में डाल देता था। वो क्या कहते, कम्युनिस्ट पार्टी से थे, उनका उनसे रिलेशंस थे ना, इसलिए वो सबसे पहले उठा के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, तो वो उठा के डाल देते थे। अच्छा, तुमने बोला कि ये नज़्म है बिल्कुल सरफेस, मतलब समझ आ जाएगा, सरफेस नहीं है, समझ टेक्स्ट पे याद आएगा, सब टेक्स्ट में घुसने की जरूरत नहीं है, इमेजरी बहुत अच्छी है। तो मैं जो गजल लाया हूँ ये सब टेक्स्ट के भाषा की, ठीक विपरीत है। वो सब टेक्स्ट में ही बातें करना उन्हें पसंद है, वो बिटवीन द लाइंस ही बोलते हैं। वो लाइन में डायरेक्टली कभी उन्होंने बात ही नहीं करी है, क्योंकि उनका ईगो इतना बड़ा है, शायद वो इंसान भी इतने बड़े थे। तो एक गजल का नाम है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, और ये लिखी है मिर्जा गालिब ने। और मिर्जा गालिब 20th सेंचुरी के बहुत बड़े शायर हैं, सॉरी 19th सेंचुरी के बहुत बड़े शायर। अगर सुनने वालों में कोई कहे कि कौन मिर्जा गालिब, तो पूछते हैं वो कि कौन है गालिब, अब तुम्हें बतलाओ कि हम बताएं क्या? ये तो ईगो है गालिब का। चलो, तो ये हजारों, अच्छा अब ऐसे समझिए कि आप, ये गजल का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जब गालिब बूढ़े हो रहे थे ना, जब उनकी उम्र और बढ़ रही थी, उन्हें एक तरह से अब अपनी उम्र का तकाजा फील हो रहा था, और उन्हें एक तरह से रिग्रेट फील हो रहा था कि बाकी सब लोगों ने अपनी दोस्तियों, अपने रिलेशनशिप्स के फायदे उठा के पोस्ट ले ली, फायदे ले लिए, मैं अपनी फाका मस्ती में लगा रहा, मैंने इन सब का कोई फायदा नहीं उठाया, मुझे था कि हो जाएगा, काम चल जाएगा, देखेंगे, चल जाएगा। पर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, उनके साथ रिग्रेट आ रहा है, और वो अपनी लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये सही भी था, और अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है, पर ये शरीर शायद साथ नहीं देगा। तो उस पूरे ख्याल से, उस पूरे भाव से, उस पूरे कंडीशन से निकल के आती है गजल, जिसका टाइटल भी ये बात बताता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, मतलब हजारों इच्छाएं, हजारों विषय ऐसे। ठीक है, पहले मैं एक बार वही तुम्हारी तरफ पूरा पढ़ूंगा, ठीक है, फिर थोड़ा 5 शेर पढ़ूंगा, छठे शेर के पहले थोड़ी बात करेंगे, और फिर छठा शेर पे अलग डिस्कशन होगा, क्योंकि छठा शेर थोड़ा कुछ खास है, कुछ अलग है, डामाडोल से। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और घर से कान पर रख कर कलम निकले। क्या बात, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज,
पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा जैसे पहला जो शेर है ना, ये बहुत, ये मतलब ये ना फिलोसफी है, ये बहुत, ये पहला शेर ही कमाल है। सही बात है। क्योंकि सिंपल लगता है सुनने में कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो देखा जाए तो पहली लाइन दूसरी लाइन को कॉन्ट्रास्ट कर रही है। पहले कह रहे हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेरे अभी भी इतने सपने हैं कि मैं हर सपने के लिए मर सकता हूँ, अभी फिर भी पूरे नहीं होंगे। पर दूसरी लाइन कह रही है निकले बहुत मेरे अरमान, मेरे बहुत डिजायर्स पूरी हुए, मेरे बहुत सपने पूरे, लेकिन फिर भी कम निकले, पर फिर भी मेरी कम डिजायर्स पूरी हुई, उसमें कुछ अभी भी रह गया। तो मतलब वही कि और की चाह जो है गालिब की, जो उन्हें और मतलब और चाहिए, और पुश करना है, और कुछ और करना है, वो इसमें दिखती है गालिब की, जो एक्चुअली अपने आप को दिखाते थे कि मैं तो मजे में रहता हूँ, वो एक्चुअली नहीं थे, अंदर बहुत क्या कहते हैं उथल पुथल थी। तो पहला शेर ही है। अच्छा, दूसरा शेर है निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू हो गए तेरे कूचे से हम निकले। तो खुल्द मतलब होता है जन्नत, और एडम को कहते हैं जो अब्राहमिक रिलीजन्स के हिसाब से पहले इंसान थे, ठीक है। तो एडम ने क्या करा था, एक सिन कमिट करा था, उन्होंने ग्लटनी करा था, वो सेब तोड़ के खा लिया था, ईव के बोलने पे उसे सेब खिला दिया था, तो गॉड ने उन्हें जन्नत से अर्थ पे भेज दिया था कि तुम लायक ही नहीं हो, ठीक है। तो वो बहुत मतलब बहुत बेइज्जत करने वाला एक्ट था, मतलब भगवान ने उन्हें जन्नत से उठा के धरती पे फेंक दिया कि जाओ। वो एडम के लिए बहुत खराब था, एडम के लिए बहुत खराब रहा था उस बट जितना मतलब क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड उस एक्ट का था, उससे भी ज्यादा एक्ट जब है, उससे भी बड़ा मैग्नीट्यूड उसका है कि जब मैं तेरे कूचे से, तेरी गली से मैं निकलता हूँ और शायद तू देखती नहीं है या तू अब मिलती नहीं है, या कुछ बोल दे, मतलब कुछ भी जो अच्छा नहीं होता है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अच्छा, ये जो थर्ड शेर है, मुझे इसमें थोड़ा सा तुम्हारी वो चाहिए कि इसमें कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, पढ़ो। मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और घर से कान पर रखकर कलम निकले। तो इसमें क्या है, कह रहे हैं कि अगर उसको, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा उस कौन है, उसको खत लिखवाना है, उससे बात करनी है तो मुझसे लिखवाए, क्योंकि मैं जब घर से निकलता हूँ तो कान पे कलम लग के ही निकलता हूँ। तो इसका तो एक बहुत साफ मतलब ये है कि मेरे जहन में हमेशा वो रहता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं किसी और का खत भी उसके नाम का लिखने को तैयार रहता हूँ, है ना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए, तो अगर किसी और को भी उसको खत लिखना है तो मुझे ये काम दे दो, मैं तैयार बैठा हूँ कलम लेके, तुम बोलो मैं लिखता हूँ उसके नाम। तो ये एक, और इसमें एक थोड़ा सा सूफीपन नहीं है कि अगर भगवान से एक तरीके से बात कर रहे हैं, भगवान का कोई कलाम है, भगवान से मतलब तुम्हें कुछ उनको कहना है, उन तक बात पहुंचानी है, तो मैं तो कान पे कलम रख के घूमता हूँ, मेरे तो दिमाग में हमेशा भगवान ही है, वो गॉड है, वो एंटिटी है। बिल्कुल। तो जिसको भी उस कह रहे हैं ना, उसको वो हमेशा 24 घंटे जीते हैं एक्चुअली, है ना। तो उसके लिए कुछ भी मतलब 100% डेडिकेटेड, समर्पित है वो उसके लिए, तो कुछ भी करने को तैयार है, तो कलम लेकर हमेशा रखते हैं। तो ये एक दिख रहा है इसका मतलब। एक तरफ से ये भी है कि वो उन्हें लग रहा है कि मैं तो नहीं पहुंचने वाला हूँ, तो किसी और को हेल्प चाहिए उससे बात करने के लिए, तो शायद मुझसे हो जाए। मतलब ये अब ऑब्वियसली हमारी सोच है, और कई सो हो सकते हैं इसके लेयर्स। अच्छा, चौथा शेर है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। ये तो बहुत साफ है। बट मैं शायद ओवर थिंक कर रहा था शेर को, पर मुझे लगा कि ये गालिब अपने लिए कह रहा है, ये ओवर थिंक कर रहा था। ठीक है, एक बार वो पर्सपेक्टिव मेरा है कि मोहब्बत में नहीं फर्क जीने और मरने का, मतलब शायद जो मैं अपने आप से जो प्यार करता हूँ, जो खुद से मेरा जो प्यार है, उसमें फर्क नहीं है जीने और मरने का। मैं मर जाऊं चाहे मैं जीऊं, मैं खुद से उतना ही प्यार करूंगा, ठीक है। उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। अपने आप को देख के जीता हूँ, अपने लिए जीता हूँ, और अपने हालात को देख के ही रोज मरता हूँ। ठीक है, इसका ना ये मैंने ओवरथिंक शायद करता टाइम ऐसा नहीं, इसका एक जिक्र आता है, अच्छा, आत्म प्रेम का। तुमने जो कहा बिल्कुल वही, कि हम खुद से इतना प्रेम करते हैं, हर इंसान अपने खुद से इतना प्यार करता है कि
वो उसके लिए मरना भी पसंद करता है। हाँ जीना तो पसंद करता ही है। हाँ उदाहरण के लिए कोई 90 साल का आदमी है, हाँ डेथ बेड पे है, हाँ फिर भी जीने की ख्वाहिश तो है ही, हाँ जीना तो चाहता ही है, हाँ रोता है, परेशान होता है, हाँ, दवाइयाँ खाता है। दवाइयाँ खाता है, हर तरह से वो प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करता है अपनी लाइफ को। तो जीने के कंडीशन में भी वो खुद से प्यार करता है। हाँ पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि मरने के अलावा कोई मतलब दुख खत्म ही नहीं हो रहा, हाँ कोई निजात ही नहीं है दुख से, हाँ तो वो सुसाइड भी अगर कमिट करता है ना, तो वो हाँ। इसलिए करता है क्योंकि वो खुद से इतना प्यार करता है हाँ कि वो खुद को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता, क्योंकि तकलीफ से बाहर भी नहीं निकल सकता। तो क्या करे, खुद को जीवन समाप्त कर ले। हाँ। तो वो भी आउट ऑफ सेल्फ लव ही हो रहा है। अच्छा। तो जीवन और मृत्यु दोनों ही सेल्फ लव के ही बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, एक ये भी हाँ हो सकता तो है। ये हमारा एक वाइल्ड आइडिया है। हाँ ऐसे ही मतलब बहुत हो सकता है ये मतलब ना हो या हो। हाँ बिल्कुल, ये तो गालिब बता सकते थे, आप कोई भी नहीं। और बहुत सरफेस की बात करें तो अगर हम किसी हमारी जो महबूब है, हाँ उसकी बात हो रही तो उसको जब देखते हैं तो तकलीफ भी होती है अगर वो जा चुकी है, हाँ तो उसको देख के तकलीफ भी होती है, पर उसको देखे बिना रहा भी तो नहीं जाता, हाँ है ना। तो उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। हाँ पर वो बहुत सरफेस मतलब है, बहुत सरफेस है, गालिब नहीं जाने जाते हैं सरफेस के लिए। तो 5वां शेर है, आप भी अपना अगर आपका कोई थॉट हो तो आप बता सकते हैं। 5वां शेर है, कहाँ मैखाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज। अच्छा, कहाँ मैखाने का, मैखाना होता है शराब की दुकान जो होती है, उसे मैखाना, जहाँ पे बैठ के लोग शराब पीते हैं, मैं खाना जहाँ बैठ के शराब पीते हैं। तो कहने की एक तरफ मैखाने का दरवाजा है और दूसरी तरफ वाइज है। वाइज प्रीचर होता है जो धर्म प्रचारक होता है, धर्म गुरु, धर्म प्रचारक, हाँ उसे वाइज कहते हैं। तो एक तरफ मैखाने का दरवाजा, एक तरफ वाइज है, मतलब दोनों एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट है। और ये गालिब मतलब किसी को समझा रहे हैं, खुद मतलब किसी और को बोल रहे हैं कि देखो कहाँ मैखाना और कहाँ वाइज, कितना ऑपोजिट है ना। पर अगली लाइन में कहते हैं कि पर इतना जानते हैं कल को जाता था कि हम निकले, कि वो कल अंदर घुस रहा था मैखाने के वाइज, जब मैं मैखाने से निकल रहा था। तो ये एक तरह से वो क्या कहते हैं, हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं धार्मिक लोगों की, बिल्कुल। या फिर इसका उल्टा मतलब अगर देखें, क्योंकि गालिब ने कभी भी इसमें स्पेसिफाई नहीं करा है कि कहाँ जा रहे था वाइज। तो ऐसा तो नहीं है कि गालिब उल्टा मतलब कह रहे हैं कि जब वाइज मस्जिद में घुसता है ना तब हम निकलते हैं, तो हम मैखाने से निकलते हैं, तब नहीं, या फिर तब मैं मस्जिद से निकलता हूँ। मैं वाइज के सामने या किसी को दिखाने के लिए धर्म नहीं मानूंगा, मैं भगवान को अकेले में मानना पसंद करूंगा, ऐसा कुछ। पर मैखाना का जिक्र ही क्यों आता? हाँ फिर हाँ ये भी बात, फिर तो इसका जिक्र ही बेमतलब का है। हाँ फिर ठीक है। हाँ तो हाँ वो या फिर यही है कि वो दिखाना चाहते हैं, तो है मैखाने से जुड़ा हुआ, हाँ वही दिखाना चाहते हैं कि शायद जो प्रीच करता है दिन में, जो दिन में धर्म प्रीच करता है, वो शाम को मैखाने में होता है। एक जैसे तुमने कहा ना, उससे थोड़ा सा एक स्टेप नीचे, जो इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है मुझे लग रहा है, वो ये कि कहाँ मैखाने का दरवाजा गालिब, कहाँ वाइज। एक तो पहले में कंपेयर कर रहे हैं कि मैखाना कहाँ है, वाइज कहाँ है, देख लो। तो मैं जब भी मैखाने से निकलता हूँ ना, तो मैं वाइज को जाते हुए देखता हूँ। तो मतलब उनके मन में धर्म के प्रति भी थोड़ा कुछ है, एक कॉर्नर है रिलीजन का, और वाइज उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब मैं निकलता हूँ ना, तो मुझे वाइज दिखता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं मैखाने से निकल रहा हूँ और वाइज जाता हुआ दिखता है मुझे, है ना। तो धर्म और मैं कहाँ से आ रहा हूँ, ये भी हो सकता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है। ये थोड़ा सूटेबल लग रहा है। ये भी हो सकता है, मुझे लगा थोड़ा सा कि वो एक्चुअली वही जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, कि वो अपने हालात पे उन्हें गिल्ट फील हो रहा है कि मैं शराब की दुकान से निकल रहा हूँ, तो मैं वाइज को पढ़ते जाके, तो मुझे लगता है कि काश मैं भी वो होता। सही बात है। हाँ एक गिल्ट जो मन में रहता ही है ना सबकी। बहुत अच्छे। ये अच्छा, जो छठा शेर है वो इसलिए अलग रखा था क्योंकि इसको गालिब ने ही अलग कर दिया था। ये शेर बहुत पुराने टाइम से गालिब के नाम से छप रहा है, इवन रसालों में, मैगजीन्स में गालिब के नाम से ये शेर छप रहा था। पर गालिब के जो एडिटर थे, जो लखनऊ में थे, उन्होंने उनको ये एक लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये शेर मेरा नहीं है, ये गजल मेरी है, हजार ख्वाहिश ऐसी, पर ये जो शेर है ना जो मैं पढ़ने वाला हूँ, ये मेरा नहीं है, और ये बहुत घटिया शेर है टेक्निकली। ये टेक्निकली बहुत घटिया शेर है, और ऐसा टेक्निकली घटिया शेर मैं लिख ही नहीं सकता हूँ, तो ये मेरे नाम से ना छापा जाए। ठीक है। तो ये अच्छा, गालिब वहां पे भी ये जस्टिफाई नहीं कर रहे थे कि ये जो धार्मिक उसमें वो है कटाक्ष है,
उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है गालिब को कि धार्मिक कटाक्ष है तो मुझे डरना चाहिए। वो कह रहे हैं कि टेक्निकलिटी खराब है, वो शेर की क्वालिटी पे जा रहे हैं, हाँ, कॉन्टेक्स्ट पे नहीं जा रहे हैं। उनको प्रॉब्लम इस बात से कि अच्छा नहीं कहा। हाँ, सही। तो जो शेर है, अच्छा जब शेर बोलूंगा तो आपको लगेगा वाह बढ़िया शेर है, पर जब मुझे पूरे देंगे तो आपको लगेगा अरे बहुत बढ़िया, बहुत दो कौड़ी का शेर है। अच्छा तो शेर ये है, खुदा के वास्ते पर्दा ना काबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। सुनने में एकदम कमाल लगता है पहली बार कि वाह क्या बात है, खुदा के वास्ते पर्दा ना काबे से उठा ओ जालिम। पहली बात जो इसमें है गलती मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर कोई काबे से पर्दा उठाने वाला है जो ब्लास्फेमस एक्ट है बहुत बड़ा, है ना इस्लाम के हिसाब से, तो उसको भगवान की कसम देना तो वैसी मूर्खता है। और गालिब क्योंकि रिलीजियस नहीं है तो वो किसी को खुदा की कसम क्यों देंगे? हाँ वो खुदा की कसम भी नहीं यूज करा शायद, हमने पढ़ा कुछ ऐसा शायद, मुझे तो नहीं ध्यान है, क्या पता हो, पर हाँ। एक लॉजिकल सेंस तो ये कहता है ना कि जो रिलीजियस नहीं है वो खुदा का क्यों यूज करेगा नाम। हाँ, और इस सेंस में भी अगर कोई इतना बड़ा ब्लास्फेमस एक्ट करने वाला है तो उसको भगवान की कसम देना तो वैसे भी वो ऑलरेडी भगवान की, सही बात है, ठीक है। अच्छा और जो दूसरी लाइन है कहीं, अच्छा अब इसमें ना सुनना कि वर्ड चॉइसेस कितना खराब है, जब हम एक्सक्लूड करके उन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो पहली सिर्फ 6 वर्ड पढ़ेंगे तो ऐसे हैं, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही, कुछ नहीं है मतलब, हाँ फिलर वर्ड है, फिलर वर्ड है, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही। गालिब कभी भी ऐसा वर्ड चॉइस नहीं रख सकते, नहीं हाँ। गालिब के जो अभी आपने जो 5 शेर सुने हैं उसमें एक भी वर्ड ऐसा पढ़ के लग रहा है कि फिलर है, ये जगह भरी है, हर शब्द के पीछे एक अर्थ है, उसका रीजन है, इसलिए वो वहां है। यहाँ सिंपल दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो गया वहां भी काफिर सनम निकले, जबरदस्ती है। और सनम काफिर क्यों है? काफिर मतलब क्यों है सनम? मतलब ऐसा भी कुछ, या तो सनम ही पर्दा उठा रहा था। एक तो मुझे सनम जैसा शब्द भी गालिब के साथ नहीं बैठता, फिट दिखता है। हाँ, सनम बहुत हल्का शब्द है, हाँ सही बात है, ठीक है, और गालिब सनम यूज नहीं करेंगे। सनम अब महसूस हो रहा है, सनम भी एक बहुत हल्का शब्द है। ठीक है। अच्छा एक और बात की बहुत डायरेक्ट शेर है, हाँ सीधा बोला जा रहा है कि इसे पर्दा मत उठाओ कहीं उसमें काफिर सनम ना निकले, बहुत डायरेक्ट है ये, इसमें मजा नहीं है। जबकि हम इतनी देर से बात ये करें कि सब टेक्स्ट के भाषा है और 5 शेरों में सब टेक्स्ट में बात हो रही है, सर्विस में तो ऐसा कुछ करने का सजेशन भी नहीं होता है, सीधा सीधा है, और यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है, तो अगेन गालिब नहीं हो सकता। और अगेन वही राइमिंग फोर्स्ड है, जालिम निकले डाल दिया एंड में तो पूरी गजल से राइम होगा तो बस तुकबंदी, तो नहीं है गालिब का शेर है, तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं 2 मिनट्स। हाँ और आखिरी ये कि इसी गजल से एक फिल्म है सुधीर मिश्रा की 2003 की, हजारों ख्वाहिश है ऐसी, इसमें शाइनी आहूजा है, के मेनन है और चित्रांगदा सिंह है, और ये इमरजेंसी के टाइम पे जो नक्सलाइट पूरा प्रॉब्लम कह सकते हैं, जब जो हालात थे बिहार के उसके ऊपर है, तो बहुत कमाल फिल्म है, बहुत कमाल फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है, तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे फ्री में, और बहुत अच्छी फिल्म है। पॉलिटिक्स समझना है उस टाइम का, 80s के टाइम का क्या पॉलिटिकल माइंडसेट होता था लोगों का, क्योंकि फिल्म 2003 की पर पॉलिटिक्स 80s की है, तो उसको समझने के लिए बहुत अच्छी। और मुझे लगता है पॉलिटिकल सोल कभी चेंज होता भी नहीं है, हमेशा से। हाँ और उसमें एक बहुत अच्छा आइडिया कि रेवोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है, उसमें 3 तरीके दिखाए हैं, तो थोड़ा सा आपको डीपर डिग करना पड़ेगा उसके लिए, मतलब ऊपर से। और फिल्म बहुत अच्छी है, देखिएगा, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत अच्छे हैं। बाकी धन्यवाद, ठीक है, हम उम्मीद होगी अच्छा होगा एपिसोड, और अगली बार फिर से किताब के साथ ही हम मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद।